ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं बेस्तक का खास शो बजट और बाजार। बजट बेहद ही नजदीक है और ऐसे में मार्केट खाने लग गया है हिचकोले। सहम सा गया है मार्केट बजट से पहले। बजट में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से इस बजट से क्या उम्मीद की जानी चाहिए। इस शो में मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बाजार के बड़े जानकार एक्सपर्ट्स हमारे मंच पे आए और अपनी एक्सपेक्टेशंस बताएं और साथ ही साथ इस समय मार्केट पे क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी उनकी एडवाइस। राहुल अरोड़ा जी इस शो में आज ज्वाइन हो रहे हैं, CEO निर्मल बांग इक्विटीज से। राहुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। Namaste Rajati. Thank you so much for having me on the show. सर, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि बहुत ज्यादा तनाव, अनसर्टेन मूड, माहौल हिचकोले खाने लग गया, मार्केट सहम सा गया है। पहले तो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस बजट में, ऐसा क्या आने वाला है? क्या ये जो हम बातें सुन रहे हैं स्लो डाउन की, इसको एड्रेस करने की सरकार पुरजोर कोशिश करेगी? Um, बाजार और बजट दोनों एक तरफ से अलग अलग देख लेते हैं। आई थिंक जो आपने बाजार की बात की कि बहुत एक सहमा हुआ मूड है, आई थिंक ये बहुत हेल्दी ओवरड्यू और नीडेड करेक्शन था। आई थिंक पैसा बनाना बहुत ही आसान हो गया था, लोग वैल्यूएशंस की तरफ देख ही नहीं रहे थे। आपको याद होगा जो कोविड टाइम में जो लो बना था निफ्टी का, वो करीबन 7,500 का था। वहां से 26,500 तक ऑलमोस्ट एक वन वे रैली आई है। इंडेक्स ही आपका ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ चुका था। एंड जिस तरह के डीमैट अकाउंट्स खुल रहे थे, एंड स्पेशली जो हम यंग इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, जो 20-22 से लेके 26-27 की उम्र के जो थे, जिन्होंने करेक्शन देखा ही नहीं था, उनके लिए पैसा बनाना इतना आसान बन गया था। तो आई थिंक एक तरफ से ये एक वेलकम और ओवरड्यू करेक्शन है, थोड़ी एक सैनिटी रिटर्न हुई है मार्केट में, वैल्यूएशंस थोड़े रीजनेबल हुए हैं। बजट की जो आपने बात की, आई डोंट थिंक इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है रजत। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक अगर वो फिजिकल डेफिसिट टारगेट को 4.5% पे मेंटेन कर दें, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आई डोंट थिंक वो ज्यादा कुछ रूम है इनकम टैक्सेस या कैपिटल गेन्स टैक्सेस वगैरह पे ज्यादा चर्चित होने की। आई थिंक ऑब्वियसली क्योंकि इकोनॉमी में जेन्युइनली एक स्लो डाउन आया है, आपने लास्ट आंकड़े भी देखे होंगे जीडीपी के। तो एक तरफ से जो दारोमदार हम बोलते हैं कि सरकार पे आ गया है कि किस तरह से वो कैपेक्स को देखते हैं, किस तरह से कैपेक्स रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि इस टाइम का बजट ऐसा कोई मार्केट ऑल्टरिंग बजट होगा, क्योंकि एक चीज जो बहुत खुलकर बाहर बाहर आई है पिछले क्वार्टर से और इस क्वार्टर से, कि मार्केट फाइनली अर्निंग्स को रिवॉर्ड या पनिश कर रहा है। और आई थिंक इवेंचुअली इन द लॉन्ग टर्म उसी पर निर्भर होता है कि आपका बाजार ऊपर जाए या नीचे। और इसके बैकड्रॉप में मुझे लगता है कि ये बजट आके निकल जाएगा, लेकिन ये अर्निंग सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बिग बैंग पॉजिटिव और नेगेटिव। एट बेस्ट आई थिंक जब बजट हो जाएगा, आई थिंक वी मे बी एबल टू वॉक अवे सेइंग इट वाज अ मार्केट न्यूट्रल बजट। ये तो आप समझ रहे हैं कि मार्केट न्यूट्रल बजट आता हुआ नजर आएगा, लेकिन सर अभी फोकस थोड़ा बजट पे रखते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से पूछूंगा। ये पहले तो जो आप कैपेक्स की बात कर रहे हो, पिछली बार आंकड़ा 11.11 लाख करोड़ रुपीस का था, इसको और कितना बढ़ा सकती है सरकार इस बजट में? ज्यादा नहीं। आई थिंक हमारी जो इन हाउस इकोनॉमिस्ट का भी व्यू है, आई थिंक एट बेस्ट एक 10% का ग्रोथ लेके चलेंगे। क्योंकि uh, जो हम कैपेक्स की बात करते हैं, अगर आप एनएचएआई की भी जो अवार्डिंग देखें, पिछले 2 साल में काफी म्यूटेड रही है। तो ऐसा नहीं है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक या ऑर्डर पाइपलाइन है जो एग्जीक्यूट हो सकती है। बट ऑब्वियसली फोकस रहेगा कैपेक्स पे, तो आई थिंक एक 10% का ग्रोथ लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप सेंटर का कैपेक्स देखें, तो काफी हद तक ये जो कैपेक्स है, दीज आर कैपेक्स लोन्स टू स्टेट्स। और स्टेट्स जनरली, क्योंकि हम इतने हैवी इलेक्शन साइकिल में रहे हैं स्टेट्स के भी, और अभी नेशनल कैपिटल भी इलेक्शंस में जा रही है कुछ दिनों में, दे हैव यूज्ड इट एक्चुअली मोर फॉर पॉपुलर स्पेंडिंग देन एक्चुअल कैपेक्स ऑन द ग्राउंड। तो सरकार का जो कैपेक्स है, एक तो एक्चुअल जो फिजिकल आप क्रिएट करते हैं, दूसरा जो कैपेक्स लोन्स है। तो आई डोंट थिंक दे वुड वांट टू सी के ज्यादा पॉपुलिस्ट मेजर्स स्टेट से एग्जीक्यूट हो। तो आई थिंक जिस तरह से पूरा कॉन्स्ट्रक्ट है इस वक्त, मुझे लगता है कि जैसे मैंने अपने पहले आंसर में भी कहा कि पूरा दारोमदार जो है कैपेक्स रिवाइवल का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको 10-11% का कैपेक्स ग्रोथ, जो हम ग्रोथ असम्पशन लेके चल रहे हैं, उससे ज्यादा आई थिंक द मार्केट वुड बी वेरी पॉजिटिवली सरप्राइज। बट वही हो जाता है, फिर आप उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? आपको उसके सामने ऑब्वियसली एक इनकम स्ट्रीम दिखानी होगी।
But I think 10% growth is a reasonable number to work with for government capex for the next financial year. फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे चैनल पे जुड़े थे, उन्होंने बोला था कि असल में 3% फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। अभी भी 4.5% की करने की बात की जा रही है, रिड्यूस कर करके। तो सर अगर यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आ गई कि सरकार को इस बार पैसे की जरूरत नहीं है और फिस्कल डेफिसिट को सिग्निफिकेंट तरीके से रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसका असर क्या देखते हैं मार्केट? देखिए, FRBM एक्ट क्लियरली आउटलाइन करती है कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो कहाँ होना चाहिए। आई थिंक ये हर एवरी पीरियड, आई थिंक हर 4-5 साल में ये रिव्यू होता है। पर अगर हम लास्ट 5 साल का ब्लॉक देखें तो आई थिंक एक आपको थोड़ा कंसेशन सरकार को देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोविड टाइम में जो आपका डेफिसिट बढ़ा था, दैट वाज बिकॉज ऑफ एन एक्सट्रेनियस इवेंट। वो किसी के कंट्रोल में नहीं था, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार पे थी कि इकोनॉमी को ट्रैक पे कैसे लाया जाए। तो ऑब्वियसली नंबर अब काफी बढ़ चुका था, वहां से गिरते गिरते 4.5 आया है। आई थिंक ऑब्वियसली फ्रॉम टाइम टू टाइम आरबीआई के डिविडेंड से भी हेल्प होती है, बट इंक्रीमेंटली मुझे यहाँ, इसीलिए मैंने आपको पिछले जवाब में यही कहा था कि 10% और कैपेक्स ग्रोथ इसीलिए लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो सरकार के जो कॉफर्स हैं आज की डेट में, जो उनकी इनकम की जो कॉफर्स की बात कर रहा हूँ, वो आपके और मेरे टैक्सेस से चल रही है, ये कॉर्पोरेट टैक्सेस से नहीं चल रही। इट इज बेसिकली एक्चुअली हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास पीपल हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट एट दिस पॉइंट। इनकम टैक्स ग्रोथ आप देख लीजिए, आपके रिसर्च टीम भी निकाल लेगी। Income tax growth, I think, has been between 15-20%. I think at the it is a very strong number. But क्योंकि आपने ऑलरेडी एसटीटी इंक्रीज कर दिया है, एलटीसीजी इंक्रीज कर दिया है, एवरी नाउ एंड देन बॉटम ऑफ द पिरामिड में आप थोड़ी इनकम टैक्स रिलीफ दे देते हो, तो आई थिंक इमीडिएटली वो 3% नंबर ऑब्वियसली नहीं आएगा, उसमें एक जर्नी होगी। इसीलिए मैंने कहा था कि देखिए, फिजिकल डेफिसिट दो ही तरीके से कम हो सकता है, या तो आपकी रेवेन्यू ज्यादा बढ़े या आपकी एक्सपेंडिचर कम हो, कोई तीसरा रास्ता तो है नहीं। आपकी एक्सपेंडिचर जो है वो लिमिट में ही कम हो सकती है, क्योंकि आपको एज ए गवर्नमेंट यू हैव टू कीप स्पेंडिंग टू कीप द इकोनॉमी गोइंग। आपके इनकम स्ट्रीम्स इतने हैं नहीं। इवेंचुअली क्या ये 3% तक आ जाएगा? हो सकता है, बट ऑब्वियसली ये अगले दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ टारगेट फॉर द नेक्स्ट ईयर और टू। आई थिंक इवेंचुअली शायद हो जाए, बट जैसे मैंने आप अपने ओपनिंग आंसर में कहा, अगर 4.5% का भी अगर आप इस साल का लेके चले, I don't think it's a bad place to start from a market standpoint. Anything above that will be a market negative. Anything below that will be a market positive. आप अपने आंसर्स में दो चीज हाईलाइट करके बोल रहे हो, कैपिटल गेन्स, एसटीटी और इनकम टैक्स। ये सरकार के लिए रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं बहुत स्ट्रांग। तो सर पहले तो इनकम टैक्स, आम आदमी को कुछ भी राहत मिलेगी अभी इस बजट में? Bottom of the pyramid हो सकता है रजत जी, but not I don't see it, ज्यादा और tweaking मैं नहीं देखता। They cannot increase taxes obviously. That will be taken as a big negative, but मुझे नहीं लगता कि इतना हेडरूम है। शायद बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए थोड़ा रिलीफ आ जाए, और वहां पे आना बहुत जरूरी भी है रजत जी, बिकॉज अगर आप कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज देख लें, जैसे हम आज भी चर्चा कर लीजिए, निफ्टी के सबसे बड़े लूजर को देख लीजिए, हिंदुस्तान लीवर है। तो कंजम्पशन कंज्यूमर स्टेपल्स में एक जेन्युइन दिक्कत है कंट्री में। वॉल्यूम ग्रोथ जो हम बात करते हैं कंज्यूमर कंपनीज की, ये 5% भी नहीं है। फॉर अ कंट्री जो ऑलमोस्ट 140-150 करोड़ करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, और हम हमारे कंज्यूमर स्टेपल बेहीमोथ्स आपको 5% का भी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं दे रहे। तो आई थिंक बॉटम ऑफ द पिरामिड में कुछ रिलीफ लाने की जरूरत है। आई थिंक अर्बन जॉब क्रिएशन में भी, हम अक्सर बात करते हैं हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड की। आप देख लीजिए आज की डेट में कितने युवा हैं जो फ्रीलांसर्स बन चुके हैं। कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैनेज कर रहा है, कोई लिंक्डइन प्रोफाइल। दीज आर नॉट कमिंग इनटू द फॉर्मल वर्कफोर्स। तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो बात करते हैं, यू जेन्युइनली नीड अ स्कीम और समथिंग which actually creates urban jobs also, not just rural at the bottom of the pyramid, even in the urban centers, metro, tier 1, tier 2। तो उसके चलते आई थिंक, अगर जैसे हमारे पास मनरेगा स्कीम है रूरल के लिए, एक अगर ऐसी कोई स्कीम आ जाए फॉर अर्बन जॉब क्रिएशन, दैट कुड एक्चुअली बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग आई थिंक, फ्रॉम अ मार्केट स्टैंडपॉइंट। क्योंकि प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट की बात बहुत करते हैं, और डेमोग्राफिक्स की। तो आई थिंक अगर ये फॉर्मलाइज तरीके से आ जाए, दैट कुड बी अ बिट ऑफ अ पॉजिटिव। बट मुझे नहीं लगता कि एट दिस स्टेज राइट नाउ, स्पेशली अगर सरकार के जहन में है कि वो डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अगले साल, कुछ पीएसयूज के, हालांकि बाजार 10-15% हाई से गिरा हुआ है,
लेकिन जैसे आपने बहुत करेक्टली अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, एक सहमा हुआ सा माहौल है। तो इसमें आप कुछ एसटीटी कैपिटल गेन्स में और कुछ नहीं कर सकते। यू विल नॉट वांट टू ट्वीक विद इनकम टैक्सेस, और आपके पास ज्यादा स्कोप भी नहीं है, बिकॉज यू नीड द रेवेन्यूज टू कम इन। बट आई थिंक इफ एनीथिंग, आई थिंक मे बी एन अर्बन जॉब क्रिएशन स्कीम एंड अ लिटिल बिट ऑफ ट्वीकिंग ऑफ टैक्स रिलीफ एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, उससे ज्यादा की उम्मीद या संभावना मुझे नहीं नजर। ऑन अ लाइटर नोट, अभी आपने ना ये जो चीज बोली ना, जॉब क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट, सरकार ने पॉलिसीज तो लाई थी, लेकिन उस पॉलिसी पे हमने कुछ बहुत इम्प्लीमेंटेशन फ्रंट में नहीं देखा है अभी। ऊपर से ये जो यंगस्टर्स हैं, देखो पढ़ाई पे खर्चा होता है बहुत ज्यादा, और इंस्टा, यूट्यूब और ऐसी रील्स बनाने में आजकल ये भी रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम बनती चली जा रही है। तो सर ये जो सरकार का जो मेन मकसद था, जॉब क्रिएशन, इंसेंटिवाइज करना कंपनियों को, उसके ऊपर उन्होंने मेरे ख्याल से 10,000 करोड़ रुपए का बजट भी रख रखा है। ये स्कीम को इस बजट में फिर से हाईलाइट किया जाएगा, क्योंकि सवाल तो पूछा जाएगा वित्त मंत्री से कि वो जो जॉब स्कीम आप लेके आए थे उसका क्या हुआ। देखिए रजत जी, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग से पूछ लीजिए, वो उनके जानकार में भी होंगे। आई थिंक द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट कि लोग हैं कि नहीं जॉब करने के लिए। आई थिंक एक माइंडसेट का इशू है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो एजुकेटेड पीढ़ी है, वो वर्कफोर्स में आ ही रही है इस माइंडसेट से है कि हम किसी के लिए काम नहीं करेंगे, हम अपने लिए काम करेंगे, हम अपना रेवेन्यू कमा लेंगे। उनकी एक पर्सनल बैलेंस शीट होती है कि मुझे लाइफ जीने में के लिए कितना चाहिए, हाउ मच डू आई नीड टू ट्रैवल, हाउ मच डू आई नीड फॉर माई फोन, मुझे पार्टीज के लिए कितने चाहिए, वो एक अपना बना देते हैं। जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, पीपल इन दैट एज ग्रुप ऑफ से 18 to 25, दीज में नेवर कम इन टू द फॉर्मल वर्कफोर्स। क्योंकि जैसे अभी आपने बताया, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर, बहुत सारे रेवेन्यू जनरेशन है। जब आप और हमें बड़े हो रहे थे, इनकी मतलब आई एम नॉट सेइंग दे वर नॉट रेवेन्यू स्ट्रीम्स, इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो इसमें इसमें ये नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हमको इसमें जा सकते थे, क्योंकि ये ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल था हमारे पास, आज की डेट में है। स्पोर्ट्स को देख लीजिए रजत जी, आई थिंक जिस तरह से स्पोर्ट्स कमर्शियल हो गया है कंट्री में, इतनी सारी लीगें आ गई, आईपीएल को छोड़ के, देयर आर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु आर गोइंग डाउन दैट रूट। तो एक स्कीम होना अच्छी बात है, पर जैसे आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया कि वेयर आर दीज स्कीम्स बीइंग टारगेटेड, and it's not just about the bottom of the pyramid, Rajat. We have to also ensure all our IITs, IIMs, and institutions like them, are all of these guys getting placed in good places? जैसे अभी लास्ट आपने एक बहुत सेंसिटिव बात रेज की है, और ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो फ्रॉम द गवर्नमेंट के उन्होंने जैसे लास्ट बजट में जो बात की थी इंटर्नशिप्स देने की इन द टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया, मेरे लिए, आई एम बीइंग एक्सट्रीमली फ्रैंक, वो उस बजट का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट वही था। उससे बड़ा लास्ट बजट में मेरे लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं था कि आप हिंदुस्तान के युवा को बोल रहे हो कि देश की सरकार आपको टॉप 100 कंपनीज में इंटर्नशिप देगी। कितने तब्दील हुए, क्योंकि एक वो भी एक स्किलिंग का तरीका होता है। तो जैसे आपने राइटली कहा कि स्कीमें बहुत आ सकती हैं, बट इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होता है। बट यही है रजत जी, इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन। अगर लोग एम्प्लॉय नहीं होंगे, रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगी, स्पेंडिंग नहीं होगी, आपकी कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, आपकी जीडीपी पे इम्पैक्ट आएगा। तो इट इज लिटरली अ फ्लो ऑफ, जैसे नदी बहती है, एक सीक्वेंस में चीजें चलती हैं। लेट अस होप थिंग्स चेंज, बट आप ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं रजत जी, आप ये सवाल कर सकते हैं उनसे, हम सिर्फ जवाब सुन सकते हैं, बट इट विल बी नाइस टू हियर व्हाट द गवर्नमेंट हैज टू से ऑन दिस। एंड वील वॉच क्लोजली। इस बार जब बजट की स्पीच शुरू होगी तो देखते हैं, पिछली बार ये स्किल इंडिया से ही शुरू हुई थी, इस बार देखते हैं कि किस मुद्दे से शुरू होती है। अच्छा, ये हम बात तो कर रहे हैं एचपीएल की ऑन अ लाइटर नोट रजत जी, आई थिंक जब आई एम श्योर आप लोगों को बुलाया जाता होगा चर्चा के लिए बिफोर द बजट, आई थिंक अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आई एम द सीईओ ऑफ माय कंपनी, जब हम एक बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं हर क्वार्टर, अपने रिजल्ट्स जब बोर्ड को डिक्लेयर करते हैं, हमें ये बताना होता है कि लास्ट क्वार्टर से ये क्वार्टर तक जो हमने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई थी, उस पे हमने कितना एग्जीक्यूट किया है। So a great place to actually start would be, okay, we had presented this budget, how much did we actually accomplish, and then build on. आई थिंक वो फिर एक बहुत बेहतरीन कॉन्टेक्स्ट बन जाता है देश के लिए, कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि ठीक है, ये कहा था, और ये बेसिकली अचीव हुआ है। इट्स जस्ट अ थॉट, यू नो। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में बताती सरकार पूरे साल का साल का बताने भी की दे दे, कोशिश कोई करती दिक्कत नहीं है, साल का भी दे दे कोई, एटलीस्ट हमें पता तो चले कि एग्जैक्टली जो जिसकी चर्चा हो रही है, कितना बेसिकली एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना उसमें अचीव हुआ है एट एवरी लेवल। इट कुड बी टेंजिबल और इनटेंजिबल थिंग्स, बट जो जिस तरह से सरकार का नजरिया था,
क्योंकि कोई भी सरकार, रजत जी, दे ऑलवेज थिंक ऑफ टेकिंग द नेशन फॉरवर्ड, राइट? सो एज सिटीजन्स वी डोंट हैव एक्सेस टू रियल टाइम इंफॉर्मेशन। तो अगर हमें कुछ भी, अगर एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाए कि ठीक है हमारी इतनी बात हुई थी, यहां तक हम पहुंचे इतना, जैसे नितिन गडकरी जी फॉर एग्जाम्पल, इट इज, जिस तरह से वो सदन में बात करते हैं, आपको पता है कि ये आदमी जब बात कर रहा है, ये बता रहा है कि ठीक है ये मेरा प्लान था। और वो एक ऐसे मंत्री हैं जिन्हों मैंने रिसेंटली सदन में देखा जो अपने फेलियर्स भी कबूल करते हैं। इट इज क्वाइट रिमार्केबल। वो कहते हैं कि मेरा ये टारगेट था, ये अचीव नहीं हुआ। सो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड थिंग इफ इट वाज इम्प्लीमेंटेड एट इन अ होलिस्टिक वे फॉर द एंटायर गवर्नमेंट। अच्छा, तो ये तो इंडिया की बात हुई, इसमें तो हम देखते हैं कि 1 तारीख को क्या रोड मैप रखती है सरकार संसद में। लेकिन यही सारी चीजें जो हैं ये अमेरिका में भी हुई है। पता लग गया, वो डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के बाद बहुत ही फेमस है, सच्ची बहुत ही ज्यादा फेमस है। और अमेरिका फर्स्ट ये पॉलिसी उन्होंने अपना रखी है। फिर ड्रिल बेबी ड्रिल और ऐसे ऐसे कैंपेन शुरू कर रखे हैं ये। जब वो अपनी कंट्री को संभालने की कोशिश करेंगे तो हमारे मार्केट्स क्या उसी के चलते थोड़े नर्वस हो रहे हैं? इमर्जिंग मार्केट्स पे उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब हम फॉरेन फ्लोज की बात करते हैं रजत जी, ये किसी के सगे नहीं, राइट? तो अगर आप देख लीजिए पिछले 15 साल में कोई ग्लोबल फंड इंडिया डेडिकेटेड नहीं खुला है जो बहुत साइज का, जो बड़ी साइज का हो। वी आर इधर पार्ट ऑफ एन एशिया इमर्जिंग मार्केट फंड और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड। अभी आज की डेट में ये बात सत्य है कि चाइना के वैल्यूएशन इंडिया से बेहतर है। और ऑब्वियसली जिस तरह से ट्रम्प आए हैं, और जो उन्होंने पहली रात को ही जो इंडिया की रात थी उनकी सुबह जो उन्होंने स्पीच दी, ऑब्वियसली ही इज टॉकिंग अबाउट वेरी सिमिलर थिंग्स टू व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट। हमारे प्रधानमंत्री भी मेक इन इंडिया की बात करते हैं। तो ऐसे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे कुछ नहीं कहा जिससे दुनिया को इतना परेशान होना चाहिए। ये जो टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक राजत जी, टू अ लार्ज एक्सटेंट इट इज पोजिशनिंग। वो जरूर लागू करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो लागू करेंगे। But he also knows global trade is very important for US growth as well. So he is not going to do anything to stifle global growth. राइट? उनकी अभी जैसे आप आंकड़े देखें तो चाइना के साथ जो यूएस का डेफिसिट है वो करीबन 250 से लेके 300 बिलियन डॉलर का है। जो भारत का है आई थिंक 40 से 50 बिलियन डॉलर का है। मतलब यार अ फ्रैक्शन ऑफ दैट। तो ऑब्वियसली इतने टैरिफ्स इंडिया पे नहीं लगेंगे। हो सकता है टोकनिज्म के लिए इधर उधर हो जाए, बट ऑब्वियसली एक शॉर्ट टर्म में जो एक यूएस में भी मार्केट्स में एक उछाल देखने को मिली है, थोड़े फंड्स वहां पे जा रहे हैं। बट even if India grows at 5.5-6% in a worst case, we are still one of the fastest growing major economies in the world. तो आप कब तक इग्नोर करोगे? तो आई थिंक एक शॉर्ट टर्म हो सकता है। बट जिस तरह से हमारे डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जिस तरह से उन्होंने मार्केट को संभाला है, क्योंकि आप सोचिए जिस तरह की एफ आई सेलिंग आई है, अगर ये एफ आई सेलिंग 10 साल पहले आई होती तो हमारा निफ्टी आज की डेट में 7-8 हजार 10 हजार पे ही होता। पर ये अब्सॉर्ब करने की क्षमता अब इंडियन मार्केट्स में आ गई है, क्योंकि हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो 70 लाख करोड़ का हो चुका है। तो आई थिंक हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में चाइना और यूएस की तरफ थोड़े फ्लो जाए, बट लाइक आई सेड इवेंचुअली वो भारत की तरफ ही आएंगे, क्योंकि जो हमारा ग्रोथ रेट है जो 5.5-6% में वर्स्ट केस में लेके चल रहा हूँ, अच्छे सालों में 7-7.5 भी हो सकता है। तो उस तरह की ग्रोथ रेट आपको दुनिया में बहुत कम मार्केट्स दे रहे हैं। तो आई वुड नॉट बी टू पर्टर्ब बाय शॉर्ट टर्म। जैसे मैंने कहा कि वी हैव द अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जो 26,500 का निफ्टी था वो अभी 23,500 ही है। इट इज नॉट 3,000 का ही पॉइंट फॉल आया है। लेकिन अगर यही बात जैसे मैंने आपको कहा 2015 में हो रही होती तो वी नेवर नो वेयर द मार्केट वुड हैव बीन। सो आई थिंक वी नीड टू गिव क्रेडिट टू द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड डोमेस्टिक रिटेल एंड डोमेस्टिक एचएनआईज एज वेल। फॉरेन मनी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट आई थिंक एज द ईयर गोज ऑन इवेंचुअली इट विल कम बैक टू इंडिया, आई हैव नो डाउट। अच्छा, लेकिन आंकड़े देखने में ना बहुत मजा आता है आजकल ना, ये निफ्टी वगैरह तो ये जैसे 26,000 का 23,000 हो गया, तो कुछ क्वांटिफाई कर सकते हैं कितनी ईपीएस ग्रोथ निफ्टी 50 की देखने को मिल सकती है फॉर FY 26? और क्या वर्स्ट केस सिनेरियो, यही समझ में नहीं आता ना कि 26,000 पे भी आपको वही चीज थी, वही 23,000 में मिल रही है, अभी तो सस्ती मिल रही है, और कितनी सस्ती हो सकती है? मेरा एक जो ग्राउज है, जो मेरी पूरी इंडस्ट्री से मुझे है कि ये काफी हद तक आपको मिसलीड करते हैं। आई थिंक पीपल शुड बी अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल व्हेन दे पुट आउट अर्निंग्स ग्रोथ टारगेट्स। कुछ ब्रोकर्स हैं जो साल के शुरू में ही आके आपको बता देंगे 15-20% का ग्रोथ है। आप उनके रिपोर्ट्स पिछले 10-15 साल से उठा के देख लीजिए, और वो ग्रोथ उनको फिर 5-10% से रिवाइज करनी पड़ती है नीचे।
द फैक्ट ऑफ द मैटर अजय जी इज वी आर इन द मिडल ऑफ एन अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल, इसमें कोई दो राय नहीं है। वी आर इन द मिडल, जो भी कंपनीज है, मैं इस क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पिछले क्वार्टर की ले लीजिए, उसके पहले क्वार्टर की ले लीजिए, ऑन एवरेज आपको हर क्वार्टर में जो डाउनग्रेड्स टू अपग्रेड्स का रेशियो है वो ऑलमोस्ट 60-40 होगा। तो आपकी अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल चल रही है। अब इसमें ईपीएस ग्रोथ कितना होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। इसमें तीन चार रीजंस ये हैं। एक तो आपकी बैंकिंग सेक्टर है, उसका क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्लो हो चुका है। कंज्यूमर कंपनीज में ज्यादा ग्रोथ आ नहीं रही। आप आईटी पे काफी हद तक निर्भर हैं, पर लार्ज कैप आईटी में इतना नहीं दिख रहा जितना मिड कैप में दिख रहा है। और चौथा स्तंभ जो है जो मार्केट का है वो है रिलायंस। ये चार जो है, आईटी, एफएमसीजी, बैंक्स और रिलायंस, ये निफ्टी का 75% है। तो अगर यहाँ पे भयंकर अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आई तो अपने पूरे मार्केट की नहीं आएगी। वो हो सकता है कि अगर ऑटो कंपनीज में आ जाए, या सीमेंट कंपनी, या फार्मा कंपनी, इन सारों के वेटेज मिला के कुछ 4-5, 6% होंगे। So they are not individually going to move the market. They will collectively move it, but that is again only 25% of the market. So, at least two out of these four, if not three, have to participate in a very big way. I think जिस तरह से हम देख रहे हैं अर्निंग्स ग्रोथ जो अगले साल की होनी चाहिए, अगर मेरे हिसाब से 12 से 13% हो गई तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बैड नंबर, क्योंकि काफी हद तक जो बेस इफेक्ट था 2020-21-22 का, वो 23-24 में कवर हो गया। तो आई थिंक यू आर बैक टू अ स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट। यहां से अगर मैं ब्रॉड रेंज अगर आपको दूं 10 से 15%, बट अगर आपको कोई आके बोल रहा है कि 15% से ज्यादा, तो वो आपको मिसलीड कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि उतनी ग्रोथ आएगी। मुझे लगता है रियलिस्टिकली 10 से 13 हो सकती है, लेकिन अगर एज द ईयर वेज ऑन, अगर क्रूड समझो 65 के आसपास आ गया, कमोडिटीज कॉपर वगैरह एल्यूमिनियम हमारे फेवर में चले गए जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है वो 15% के आसपास चले जाए। बट आई थिंक अगले जो FY 26 की बात कर रहे हैं हम, आई थिंक 10 से 15% से ज्यादा की अर्निंग्स ग्रोथ मुझे नहीं लगता कि इस वक्त करंट एविडेंस पे संभव। तो अगर अर्निंग्स में डी ग्रोथ देखने को मिल रही है तो फिर ये बात तो भूल जाएं कि नया लाइफ आई लगेगा इस साल। मुश्किल है। अच्छा, तो फिर ये जो मिड कैप स्टॉक्स है इसमें क्या करें? पैसा तो यहाँ पर पार्क कर रखा है, और अल्ट्रा एच एन आई, जो बहुत ही एच एन आईज होते हैं तो पैसा बहुत होता है पार्क करने के लिए, उन्होंने ये मिड कैप अगर स्मॉल कैप से हाथ खींचे तो फिर ये क्या तनाव और बढ़ सकता है? मेरा इशारा कुछ अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स की तरफ है, जैसे कि जोमैटो, डिक्सन, पॉलीकैब, ये सब स्टॉक्स पोस्ट नंबर्स करेक्ट हुए हैं। आपने एक तरह से जवाब खुद ही दे दिया, पोस्ट नंबर्स करेक्ट हुए हैं। तो जब हम मिड एंड स्मॉल कैप्स की बात करते हैं, आई वुड नॉट व्यू इट एज एन एसेट क्लास। इसमें पूरा ही पूरा बॉटम अप होता है। जैसे अगर आप बोले कि इंडिया में सीमेंट सेक्टर अच्छा करेगा तो आप कुछ भी खरीद लीजिए, अच्छा कर लेगा। अगर आप बोलो आईटी सेक्टर अच्छा कर रहा है, कुछ भी खरीद लो। अगर आप बोल रहे हैं बैंक्स अच्छा कर रहा है, बट मिड एंड स्मॉल कैप्स में क्या हो जाता है कि यू हैव टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। अभी ये तीनों नाम का जो आपने जिक्र किया, जोमेटो के लॉसेस बढ़े, पॉलीकैब ने मिस किया, डिक्सन में आई थिंक लोगों ने थोड़ा सीक्वेंशियली ग्रोथ को डी ग्रो करते हुए देखा। तो ऐसा नहीं है कि विदाउट रीजन, एंड ये तीनों स्टॉक्स में वैल्यूएशंस हाई थे, ऐसा नहीं है कि चीप थे, बहुत हाई थे। तो आई थिंक जहां पे मार्केट को एक एडजस्टमेंट का मौका मिलता है वो कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि देर आर नो अपॉर्चुनिटीज। आप कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी देख लीजिए, हालांकि वैल्यूएशंस थोड़े हाई हैं, पर ग्रोथ तो आ रही है। होटल कंपनीज में देख लीजिए, एविएशन कंपनीज में देख लीजिए। आज की डेट में भी मैं जानता हूँ शादी का सीजन चल रहा है, लेकिन फ्लाइट पे टिकटें मिलना इतनी मुश्किल है, होटल में रूम्स मिलना मुश्किल है। अल्कोहल कंपनीज देख लीजिए, यूनाइटेड ब्रूरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स अच्छा कर रहे हैं, ज्वेलरी कंपनीज अच्छा कर रहे हैं, टाइटन वगैरह। तो आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इज गुड। देर आर अ लॉट ऑफ मिड कैप डिफेंस कंपनीज दैट आर गुड। आई थिंक जो प्रधानमंत्री ने पीएलआई इंडिजिनाइजेशन की बात की है, जिस तरह से उनका डिफेंस की तरफ झुकाव है, वो भी एक इंटरेस्टिंग सेक्टर है। एक और पेट प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री का रहा है वो अफोर्डेबल हाउसिंग है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, चाहे चाहे हडको हो, आवास हो, पीएनबी हाउसिंग हो, होम फर्स्ट हो, जहां पे हमें लगता है कि अगर ये थीम्स चले तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। तो किसी ने मुझे कहा था कि ऐसा वक्त भी ऐसा भी हो सकता है कि 10,000 निफ्टी पे भी स्टॉक्स महंगे हों, और 25,000 निफ्टी स्टॉक्स पे भी आपको सस्ते स्टॉक्स मिले। आपको बस ग्रोथ ढूंढना है। अपॉर्चुनिटीज मेरे हिसाब से आज की डेट में भी बहुत हैं। मैंने कुछ जगहों का जिक्र किया था आपसे। ये तीन जो स्पेसिफिक नाम आपने जिक्र किए, मुझे तीनों कंपनियां बहुत पसंद है। इनफैक्ट अगर आपको इनमें थोड़ा और करेक्शन देखने को मिले तो मैं तो अब इन्वेस्टर से यही कहूंगा कि दे कैन लुक एट एडिंग। किस प्राइस पे, वो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। मेरे लिए शायद इनके फॉल काफी हो गए हो, कुछ लोग शायद 15-20% और एक्सपेक्ट करते हो, बट दीज आर
At times like these, Rajat ji, you have to look at three, four things very carefully. एक मैनेजमेंट क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी मतलब आपने मीडिया में कुछ नेगेटिव नहीं सुना है मैनेजमेंट के बारे में, डिफॉल्ट हो, लाइफस्टाइल हो, रेटिंग डाउनग्रेड्स हो, ऐसे तो एक तो होती है जो कॉर्पोरेट जो मैनेजमेंट चला रही है। दूसरी, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्ट्रेंथ क्या है, रिटर्न रेशियोज क्या है, डिविडेंड पे आउट्स क्या है। अगर आप इन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, आपको अपने आप सवाल जवाब मिल जाएंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, जो भाव है या प्राइस है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जो अगर समझो 120 रुपए का स्टॉक था जो 100 पे आ गया, मुझे 100 पे अच्छा लग गया, किसी ने बोला मैं 90 का वेट करता हूँ, दैट इज एन एकेडमिक डिस्कशन, इट इज अ पर्सन टू पर्सन डिस्कशन। बट मुझे लगता है कि अभी भी, जैसे मैंने कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स का जिक्र किया, मुझे लगता है कि अभी भी वैल्यू है थोड़ा बहुत इसमें। सर ये मेरा लास्ट प्रश्न होगा आपके बजट पिक्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक बार पीएसयू स्टॉक्स, क्या इतने बीटन डाउन स्टॉक्स हैं, अब हाथ लगाना चाहिए पीएसयू स्टॉक्स को, डिफेंस, रेलवेज या फिर पावर कंपनीज? हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कुछ डिफेंस कंपनीज हैं जिनकी ऑर्डर पाइपलाइन स्ट्रांग है, रेलवे कंपनीज हैं जिनकी ऑर्डर पाइपलाइन स्ट्रांग है, तो आई वुड नॉट से कि इनको बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाना चाहिए। बट हाँ, जिस तरह का माहौल जो 15-18 महीने पहले था, वो थोड़ा काफी हद तक बदल चुका है। और जैसे मैंने कहा कि अर्निंग्स पे ज्यादा फोकस आ गई है, तो आई थिंक क्योंकि वो यूफोरिया आ चुका है, ये स्टॉक्स मल्टी 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 बैगर्स बन चुके हैं। तो अब इनकी जो अगले 2-3 साल की डिलीवरी विल बी वेरी क्लोजली वॉच। बट इन तीनों सेक्टर्स का जिसमें आपने जिक्र किया, आउट ऑफ से बैंक्स, रेलवे और डिफेंस, मेरा झुकाव सबसे ज्यादा डिफेंस में होगा। और बहुत सारे नाम हैं इनमें, चाहे आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हैं, भारत डायनामिक्स है, भारत अर्थ मूवर्स जैसे बीईएमएल है, देर आर अपॉर्चुनिटीज। मुझे लगता है कि ये सेक्टर, क्योंकि जिस तरह से इंडिजनाइजेशन अभी शुरू हुई है, ऑर्डर बुक है और एग्जीक्यूशन है, I think there is a significant scope of growth for these companies in India over the next 2-3 years. अच्छा, परंपरा तो हम अपनी तोड़ेंगे नहीं, बजट पिक्स तो आपको बतानी पड़ेंगी सर, और ऊपर से ना बाजार पे भी तो सेल लगी हुई है। तो अब ये सब ये जानना चाहते हैं कि इस समय राहुल जी कौन से स्टॉक्स पे नजर रखे हुए हैं जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट भी है? आप कह रहे हैं सिर्फ बजट से रिलेटेड? नहीं नहीं, ओवरऑल सर, अभी तो तो कुछ भी जैसे जिससे मैंने यहाँ पर अभी पैसा जिक्र बन किया, जाए। जैसे मैंने जिक्र किया, आई थिंक डिफेंस के कुछ नाम्स मैंने आपको बताया, अफोर्डेबल हाउसिंग के मैंने आपको कुछ नाम बताए, जिन तीन स्टॉक्स का आपने जिक्र किया, वो भी अच्छे लग रहे हैं। मैंने कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी में इतने सारे नाम बता दिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूरीज, इंडियन होटल्स, शाले, इंडिगो, ये सब हैं जो मुझे लगता है अच्छा करेंगे। और आई थिंक मिड कैप आईटी इज अनदर नेम। आई थिंक आज तो ऑफकोर्स जब हमारी चर्चा हो रही है, लोगों को लगेगा क्योंकि आज परसिस्टेंट कोफोज वगैरह ऊपर है इसलिए, लेकिन बट वी हैव लाइक दीज नेम्स फॉर अ व्हाइल। बट मिड कैप आईटी इज अनदर प्लेस। तो आई थिंक ये 5-6 जगह है जो जहां पर मेरा झुकाव थोड़ा ज्यादा रहेगा इस वक्त। बाकी पे आई विल बी लिटिल कॉशियस एट दिस। राहुल सर, बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए और बजट से पहले अपने एक्सपेक्टेशंस बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक सर। यू सो मच। थैंक यू वेरी